साथियों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से मैं सुनील कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, चतुर्विध भाषा कौशलेषु उच्च कौशलम वर्तते। भाषा के जो 4 कौशल हैं उसमें से हमारे से पूछा गया है उच्च कौशल। यदि भाषा के हम 4 कौशलों की बात करें, पहला कौशल है श्रवण कौशल, दूसरा जो कौशल है वो है वाचन कौशल, 3 नंबर पर जो कौशल है वो है पठन कौशल हमारा, और चौथा और अंतिम है वो है लेखन कौशल। प्रश्न में हमारे से पूछा गया है कि उच्च कौशल कौन सा है। तो साथियों बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो हमारा प्राथमिक या निम्न स्तर का जो कौशल माना जाता है वो है श्रवण कौशल, और उच्च स्तर का जो कौशल है या अंतिम जो कौशल है वो है हमारा लेखन कौशल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा लेखन कौशल। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गृह कार्यस्य प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो गृह कार्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, छात्र है गृहम गत्वा कार्यरत भवेत, कि छात्र घर जाकर के कार्यरत रहे, यानी कि उसको एक तरीके से बिजी रखा जाए, बच्चे को व्यस्त रखा जाए। ऑप्शन नंबर बी है स्वयं समाधानम अन्विषेत, कि स्वयं यानी बालक जो है वो स्वयं समाधान अन्विषेत, अन्विषेत अर्थ होता है खोजना, कि स्वयं समाधान खोजे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणम। अधीतस्य यानी कि पढ़े हुए, पाठस्य यानी पाठ का, स्थिरीकरण यानी स्थायीकरण करे या उसको याद करे। और ऑप्शन नंबर द है को अपी न। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य है, गृह कार्य का जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों वो है अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणम। अधीतस्य पाठस्य स्थिरीकरणम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते इति लक्षणम कस्य अलंकारस्य। इस प्रश्न में आपसे अलंकार संबंधित लक्षण पूछा गया है। प्रश्न में लिखा हुआ है सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते इति लक्षणम कस्य अलंकारस्य। तो आपको ये अलंकार का लक्षण बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थांतन्यास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है दीपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है तुल्य योगिता अलंकार, और ऑप्शन नंबर द है स्वभावोक्ति अलंकार। तो साथियों, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थयते, ये जो लक्षण है ये है अर्थांतरन्यास अलंकार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी यदि हम 3 जो अलंकार हमें ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं उनके यदि लक्षणों के बारे में हम बात करें, तो दीपक जो अलंकार होता है उसका लक्षण होता है अप्रस्तुत प्रस्तुतयोः दीपकम तु विनिगद्यते। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोः दीपकम तु विनिगद्यते, ये है दीपक अलंकार का लक्षण। आगे यदि तुल्य योगिता की बात करें हम, तुल्य योगिता अलंकार का जो लक्षण होता है वो होता है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदि भवेत् एक धर्माभिसंबंध स्यात् ततः तुल्य योगितः। साथियों, इसमें ध्यान देना कि दीपक अलंकार का जो हमने भी लक्षण पढ़ा था उसमें था अप्रस्तुत प्रस्तुतयो, और अब जो तुल्य योगिता का हम जो लक्षण पढ़ रहे हैं उसमें बता रहा है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदि भवेत् एक धर्माभिसंबंध स्यात् तदा तुल्य योगितः। तो ये जो लक्षण हुआ वो हुआ तुल्य योगिता का। और लास्ट जो अंतिम ऑप्शन है स्वभावोक्ति अलंकार, उसका जो लक्षण है वो है स्वभावोक्तिरासौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। तो ये चारों अलंकारों के
मैंने वो लक्षण बता दिए हैं, आपको याद रखना है कि सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थयते। ये जो लक्षण दिया हुआ है इस प्रश्न में, ये है अर्थांतर न्यास का। किस अलंकार का? अर्थांतर न्यास का। यदि हम दूसरे नंबर के दीपक अलंकार की बात करें तो इसका जो लक्षण होता है वो होता है अप्रस्तुत प्रस्तुतयो दीपकम तु विनिगत्यते। ऑप्शन नंबर 3 यदि तुल्य योगिता की बात करें तो इसमें जो लक्षण बताया गया है वो है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां व यदि भवेत् एकधर्माभिसंबंध स्यात् तदा तुल्य योगिता। और जो अंतिम जो ऑप्शन है हमारा स्वभावोक्ति, उसका जो लक्षण होता है साथियों वो होता है स्वभावोक्तिरासौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। तो इसका जो राइट आंसर था साथियों हमारे प्रश्न का वो था अर्थांतर न्यास अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। यहाँ हमारे से संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूछा गया है कि संस्कृत हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक नहीं साथियों, ये अवबोधात्मक है, अवबोधात्मकम। ऑप्शन नंबर बे है ज्ञानात्मकम, यानी कि अवबोध करने के लिए, यानी कि संस्कृत की जो संस्कृत का साहित्य है या संस्कृत की जो भारतीय हमारी संस्कृति है उसका अवबोध हो। ज्ञानात्मकम यानी कि ज्ञान हो उनसे संबंधित। सृजनात्मकम, और सृजनात्मकता हमारे विचारों में, हमारे मन में सृजनात्मकता आए, तो इसके लिए हमें संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य करना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर द है वो है सर्वाणी। तो मैं बताना चाहूँगा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर द सर्वाणी। ये सभी संस्कृत शिक्षण के क्या हैं? उद्देश्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वाणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नः व्याकरण संबंधिता भवन्ति। कि पद्य शिक्षण में कस्मिन् विधौ, किस विधि में, पद्य शिक्षण के किस विधि में प्रश्नः व्याकरण संबंधिता भवन्ति, जो प्रश्न हमारे होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में बात करें, उनमें संधि भी होगी, समास भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, विभक्ति भी हो सकती है। तो ये आदि सभी जो कार्य होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो पद्य शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा खंडान्वय विधौ। ऑप्शन नंबर बी है दंडान्वय विधौ। ऑप्शन नंबर सी है भाष्य विधौ। और ऑप्शन नंबर द है तुलना विधौ। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, दंडान्वय विधौ। वैसे खंडान्वय विधौ भी पद्य शिक्षण से जुड़ी हुई है, लेकिन जो व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का जो प्रादुर्भाव जहाँ देखा जाता है वो होता है सर्वाधिक दंडान्वय विधौ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दंडान्वय विधौ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंठस्तथा तु या विद्या कस्य शिक्षण पद्धतिः मूल स्रोतोस्ति। यानी कि कंठस्थीकरण करना ही विद्या है, कंठस्थीकरण करना ही, किसी चीज़ को कंठस्थ याद करना ही विद्या है। यह किस पद्धति या किस शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य है या मूल स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों हमारा पाठ्य पुस्तक पद्धति। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन नंबर सी है पाठशाला पद्धति। और ऑप्शन नंबर द है समन्वय पद्धति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर से, पाठशाला पद्धति में। पाठशाला पद्धति में सर्वाधिक कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है और ये एक प्राचीन विधि है। प्राचीन समय में जब पाठशाला पद्धति में गुरु के द्वारा शिष्यों को जब अध्ययन करवाया जाता था तो उन्हें केवल कंठस्थीकरण करने पर बल दिया जाता था। तो कंठस्तथा तु या विद्या, ये जो लक्षण है वो पाठशाला पद्धति का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है पाठ्य पुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्व ज्ञानम आधारित प्रश्ना कथयन्ते। यानी कि हम कोई पाठ योजना जब प्रारंभ करते हैं या किसी पाठ को आरंभ करते हैं, छात्राणाम यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न, पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी है आवृत्त्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी है निदानात्मक प्रश्न और ऑप्शन नंबर डी है बोधात्मक प्रश्न। तो साथियों, यदि किसी भी पाठ को हम या किसी भी पाठ योजना को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों से पूछते हैं, और पूर्व ज्ञान से आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमो अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है, यानी कि हम जो अपनी भाषा बोलते हैं या विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं उसका जो प्रभावी जो माध्यम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है शैली, ऑप्शन नंबर सी है कौशलम, ऑप्शन नंबर डी है भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर द भाषा, कि विचार संप्रेषण का जो प्रभावी माध्यम होगा वो होगा हमारी भाषा। और विचारों को जब हम संप्रेषित करते हैं या विचार भाषा के द्वारा जब विचारों को हम बोलते हैं तो उस पद्धति को कहा जाता है अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना। तो इसका जो राइट आंसर था साथियों वो था ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों, व्याकरण शिक्षण विधिषु एष विधि न परिगण्यते। यानी कि शिक्षण विधियां जो हैं, भाषा शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। व्याकरण की अलग बताया गया है, पद्य शिक्षण की अलग विधियां हैं, गद्य शिक्षण की अलग विधियां हैं, नाटक शिक्षण की अलग विधियां हैं। प्रश्न में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण विधिषु एष विधि न परिगण्यते, कि व्याकरण शिक्षण की निम्न में से ऐसी कौन सी विधि नहीं है जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, या इन जो 4 ऑप्शंस जो हमारे सामने दिए हुए हैं इनमें एक ऐसी कौन सी पद्धति है या कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती। तो साथियों बताना चाहूँगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए में है अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर द है सूत्र विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अभिनय विधि, क्योंकि अभिनय विधि जो है वो हमारे नाटक शिक्षण से जुड़ी हुई है। कौन से शिक्षण से जुड़ी हुई है? नाटक शिक्षण से। और अभिनय भी 2 प्रकार का अभिनय विधि है, वो भी 2 भागों में बटी हुई है। कक्षा अभिनय, एक तो हो गई कक्षा अभिनय, और दूसरा जो भाग इसका वो है रंगमंच अभिनय, रंगमंच अभिनय। अब यदि लास्ट रीट एग्ज़ाम में देखा जाए तो हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि अभिनय के कितने प्रकार होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर था वो था 4। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है अध्योक्तः परीक्षा मौखिक परीक्षायाः अंगम नास्ति। देखो प्रश्न में जो लिखा हुआ है अध्योक्ता 2 शब्दों से मिलके बना है, अध्य धन उक्त गुण संधि होके अध्योक्ता है। अध्य मतलब नीचे, उक्त यानी कहे गए, यानी कि नीचे कहे गए परीक्षा के प्रकारों में, नीचे कहे गए परीक्षा के प्रकारों में मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। परीक्षाएं 2 प्रकार की हो गई। पहली हो गई मौखिक परीक्षा, जो हम विद्यार्थी और शिक्षक के यदि आमने सामने जो वार्तालाप होता है उन्हें कहते हैं मौखिक परीक्षा। और जो लिखित माध्यम का जो परीक्षा हो, जो लिखित मतलब पेपर दिया जाता है और उस पर जो लिखवाया जाता है वो हो गई लिखित परीक्षा। तो प्रश्न में हमारे से पूछा गया है कि मौखिक प्रकार की जो परीक्षा है वो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शलाका परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रार्थ परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है साक्षात्कार परीक्षा, और ऑप्शन नंबर द है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द वस्तुनिष्ठ परीक्षा।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी परीक्षा है? ये एक प्रकार की लिखित परीक्षा है। कैसी परीक्षा है साथियों? लिखित परीक्षा। तो ध्यान रखना आप कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो लिखित परीक्षा है। बाकी शास्त्रार्थ परीक्षा, शलाका परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं हैं वो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम रचयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए हमें सुक्ति का निर्माण करना है। सुक्ति, यदि सुक्ति कहें हम, सुक्ति का अर्थ होता है अच्छे वचन, सुउक्ति, सुउक्ति यानी कि अच्छे वचन। तो अच्छे वचन जिन्हें कहते हैं हम वो कहलाती हैं हमारी सुक्ति। सुक्ति में देखो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई साथियों, सुक्ति में बड़ी मात्रा है ऊ की, ठीक है। तो हमारे सामने दिया हुआ है न से सखा रिक्त स्थान न ददाति सख्य, कि वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र की सहायता न करे। कि वह मित्र ही, इस पूरी सुक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा कि वह मित्र न से सखा, यानी कि से यानी वह, न यानी नहीं, सखा यानी मित्र, की वह सखाई नहीं, यह इसका जो रिक्त स्थान है यो न ददाति सख्य, यानी कि जो मित्रता में या मित्र की सहायता ना करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए च यानी और, ऑप्शन नंबर ब तत्, ऑप्शन नंबर से यो और ऑप्शन नंबर द एते सर्वे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यो। यो यत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जो। अब देखो इसमें यदि हम यो लिखते हैं यहाँ तो सुक्ति बनती है न से सखा यो न ददाति सख्य, कि वह कैसा मित्र है या वह मित्र ही क्या है जो कि अपने मित्र की सहायता ना करे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है मांटेश्वरी महोदयानुसारम क्रमः अस्ति, यानी कि जो हमारे कौशल हैं, 4 जो कौशल बताए गए हैं भाषा शिक्षण के, उनमें से जो मांटेश्वरी महोदय ने जो कौशल का जो क्रम बताया है वो कौन सा है। वैसे यदि मनोवैज्ञानिक रूप से हम कौशलों का यदि वर्गीकरण देखें तो हमें इस रूप में प्राप्त होते हैं। पहला हो गया श्रवण कौशल, दूसरा हो गया वाचन कौशल या भाषण कौशल, तीसरा हो गया पठन कौशल और चौथा हो गया लेखन कौशल। ठीक है साथियों, लेकिन क्या मांटेश्वरी महोदय ने भी इसी प्रकार में बताए हैं? तो चलो चर्चा करते हैं आगे हम। ऑप्शन नंबर ए में है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। ऑप्शन नंबर ब है श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम। ऑप्शन नंबर स है भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम। ऑप्शन नंबर द है लेखनम पठनम भाषणम श्रवणम। तो साथियों बताना चाहूँगा आपको, मांटेश्वरी महोदय ने जो इन भाषा कौशलों के, ये 4 भाषा कौशल हैं, उनका जो क्रम बताया है, उन्होंने कहा है कि बालक को यदि हम बालक में यदि इन कौशलों का विकास कर रहे हैं तो हमें जो लास्ट वाला जो लेखन कौशल है वो पठन कौशल से पहले सिखाना चाहिए, यानी कि पढ़ने से पहले बालक को लिखाना सीखना चाहिए या लिखना सीखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। पहले श्रवण करेगा बालक मांटेश्वरी महोदय के अनुसार, फिर भाषण करेगा यानी कि बोलेगा, फिर लिखेगा, उसके बाद में पढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणो नास्ति, यानी कि श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण नहीं है। साथियों मूल्यांकन के जो गुणों के बारे में चर्चा की गई कि मूल्यांकन का क्या क्या गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर ब है संप्रेषण, ऑप्शन नंबर स है वैधता और ऑप्शन नंबर द है विश्वसनीयता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण जो है मूल्यांकन का गुण नहीं है।
संप्रेषण क्या है? हमारे विचारों का विनिमय, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। और बाकी ये वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये सभी मूल्यांकन के गुण होते हैं। और इनमें भी जो सर्वोच्च है वो है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दृश्य श्रव्योपकरणानि न वर्तते, यानी कि दृश्य और श्रव्य उपकरणों के बारे में पूछा गया है कि दृश्य श्रव्योपकरणानि न वर्तते, न यानी कि नहीं है, तो इसमें से हमें ऐसा छांटना है जो दृश्य श्रव्य उपकरण नहीं है। साथियों, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभी ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए है संगणकम यंत्रम। अब संगणकम यंत्रम क्या होता है? संस्कृत में संगणकम यंत्रम बोलते हैं कंप्यूटर को। ठीक है साथियों, दूसरा ऑप्शन है हमारा दूरदर्शनम। ऑप्शन नंबर से है हमारा अध्यापक है। और ऑप्शन नंबर द है हमारा पुस्तकम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, पुस्तकम। प्रश्न में हमारे से पूछा ये गया था कि दृश्य श्रव्य उपकरणानि न वर्तते, यानी कि जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वैसे ही दूरदर्शन के माध्यम से भी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर से में अध्यापकता, अध्यापक भी एक दृश्य श्रव्य उपकरण है, क्योंकि अध्यापक को पढ़ाते हुए हम देखते भी हैं और अध्यापक को सुनते भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। श्लोक का पहले वाचन करते हैं। न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्यां मधुर गवाम पयः। ये हमारा श्लोक है। श्लोक के बाद में हम चलते हैं सीधे श्लोक के प्रश्नों के ऊपर। इसमें आपसे 15 से लेके 21 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। 7 प्रश्न इस श्लोक से संबंधित पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न हमारा श्लोक से संबंधित वो है अध्ययनम इत्यत्र क प्रत्यय। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अध्ययन में प्रत्यय पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है यह प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ब है अन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर से है हमारा लुट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर द है हमारा यथ प्रत्यय। तो साथियों, यदि अध्ययन शब्द का हम प्रकृति प्रत्यय करें या इसको मतलब टुकड़ों में तोड़ें तो इसमें देखो हमें देखने को मिलता है अधि उपसर्ग ईंग धातु। धातु भी बहुत ही अच्छी है। कौन सी धातु है? ईंग धातु। और लूट प्रत्यय के मेल से बनता है अध्ययन। क्या बनता है? अधि उपसर्ग ईंग धातु और लूट प्रत्यय। लूट प्रत्यय में टैकी और लैकी इत संज्ञा होने के बाद में यू बचता है और युवा रनाकव सूत्र से यू के स्थान पे अनादेश होता है। क्या होता है? अनादेश होता है। अधि और ई के साथ मिल कर के यण संधि होती है। यण संधि होने के बाद में ध आधा होता है, ई के स्थान पे यह आता है और अन मिल कर के क्या बनता है? अध्ययन। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुप्रत्यय आता है, सुप्रत्यय आने के बाद में अम आदेश होकर के नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है अध्ययनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा लुट प्रत्यय। ऐसे ही एक शब्द और बनता है साथियों, मैं साथ साथ उसी को बताता चलता हूँ। एक प्रश्न बनता है हमारे अध्याय, पाठ को कहते हैं अध्याय, और ये शब्द हमारे नपुंसक लिंग में बनता है। नपुंसक लिंग में बनता है, इसका भी प्रकृति प्रत्यय करें तो इसका प्रकृति प्रत्यय होता है अधि उपसर्ग होता है, इसमें भी ईंग धातु होती है। लेकिन यहाँ जो प्रत्यय होता है वो होता है घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय भाव अर्थ में होता है और इससे जो बनने वाले सभी शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में बनते हैं। तो अध्याय भी एक कैसा शब्द हो गया? पुल्लिंग का शब्द हो गया। ध्यान रखना साथियों, अध्ययन में लुट प्रत्यय था और अध्याय में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चापि इत्यत्र क संधि। साथियों, ये सभी जो 15 से लेकर के 21 तक के
21 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो सभी श्लोक से पूछे हुए हैं कि चापी इत्यत्र कै संधि। ऑप्शन नंबर ए है यण संधि, ऑप्शन नंबर ब है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर स है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर द है गुण संधि। तो साथियों चापी में कौन सी संधि है? यदि संधि विच्छेद करें तो इसमें देखो 2 शब्द निकलेंगे, च धन अपि। तो बताओ ए और ए मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। ए और ए मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। च में आ मिलेगा, पी पीछे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? चा अपि। ये दोनों च और अपि ये दोनों अव्यय पद हैं। कैसे पद हैं साथियों? अव्यय पद हैं दोनों। तो च धन अपि क्या बनेगा? चापी। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें ए और ए मिलके दीर्घ आ हो गया, तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है पठतीति इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो वर्तते। पठतीति इस शब्द को हमें प्रकृति प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों को तोड़ना। तो इस शब्द को भी हमें तोड़ना है, उसमें देखना है कि संधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पठती इति, ऑप्शन नंबर ब है हमारा पठती ति, ऑप्शन नंबर स है पठती इति और ऑप्शन नंबर द है पठत इति। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा पठती धन इति, ऑप्शन नंबर स। देखो इसका प्रकृति प्रत्यय करते हैं अपन, पठती धन इति। इसके अंत में देखो साथियों ई है और इसके अंत में भी क्या है? ई है। अभी बताया था हमने कि ई ए और ए मिलकर के आ बनाते हैं, दीर्घ आ होता है। तो ई और ई का दीर्घ भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो अब यदि इस प्रकृति प्रत्यय को यदि हम दोबारा करते हैं तो पठती की जो ई और ई है वो बड़ी ई हो जाएगी और क्या बन जाएगा शब्द हमारा? पठतीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, पठती इति। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दुरात्मनः इत्यत्र कै उपसर्ग है। दुरात्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो संस्कृत में यदि उपसर्गों की बात करें हम तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 22 उपसर्ग, द्वाविंशति उपसर्गः। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है दुह, ऑप्शन नंबर ब है हमारा दुर, ऑप्शन नंबर स है हमारा दुर और ऑप्शन नंबर द है हमारा दुरा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, क्योंकि यदि हम इसमें देखें दुरात्मन में तो दुरे तो है उपसर्ग और आत्मनः, आत्मनः है हमारा मूल शब्द। तो दुर और आत्मन मिलकर के क्या बना शब्द? दुरात्मनः। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रकृत्या इत्यत्र का विभक्ति। प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो बताना चाहूँगा साथियों इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, तृतीया विभक्ति। प्रकृत्या में क्या है? तृतीया विभक्ति है। साथ ही साथ इसको भी यदि हम टुकड़ों में तोड़ें तो इसकी भी बात कर लेते हैं अपन कि जो इसमें जो है प्र उपसर्ग है साथियों, क्री धातु है और जो प्रत्यय है वो है हमारा तीन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तीन प्रत्यय। प्र उपसर्ग, क्री धातु और तीन प्रत्यय से मिलकर के क्या बनता है? प्रकृति। इसमें प्रकृत्या में जो मूल शब्द है साथियों वो है हमारा प्रकृति। ठीक है, कौन सा शब्द है? प्रकृति। और प्रकृति जो शब्द है वो भी हमारा तीन प्रत्यय से मिलकर के बना है। उसके जो तृतीया का एक वचन बनेगा वो बनेगा प्रकृत्या। साथ ही साथ एक शब्द और देख लेते हैं हम, जैसे विभक्ति बनता है हमारे, तो विभक्ति में कौन सा प्रत्यय है? पहले उपसर्ग बताओ। वी उपसर्ग है विभक्ति में, भज धातु है। धातु कौन सी है? भज धातु है। और प्रत्यय कौन सा है हमारा? तीन प्रत्यय।
और इन तीनों से मिलकर के जो शब्द बनता है वो बनता है विभक्ति। प्र उपसर्ग क्री धातु तीन प्रत्यय से बना प्रकृति, वि उपसर्ग भज धातु तीन प्रत्यय से बना विभक्ति। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था हमारा वो था, इसमें विभक्ति पूछी हुई थी, तृतीया विभक्ति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रकृत्या इत्यत्र कह प्रत्यय है। प्रकृत्या इत्यत्र कह प्रत्यय। तभी पिछले प्रश्न में हमने इसके प्रत्यय के बारे में चर्चा की, तो इसका जो प्रत्यय होगा वो होगा हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा तीन प्रत्यय। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है श्लोके अस्मिन् कति अव्यपदानि सन्ति। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कि इस श्लोक में कितने अव्यपद हैं, कितने अव्यपदानि सन्ति, कि कितने अव्यपद हैं। तो चलते हैं साथियों एक बार श्लोक की तरफ भी चलते हैं। श्लोक में देखते हैं कि कितने अव्यपद बताए गए थे। अव्यपदों की गणना करते हैं साथियों हम। अव्यपद वे होते हैं जिनके वचन, लिंग, काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साथियों इसमें देखो गिनते हैं। पहले है एक नंबर पे, सबसे पहले जो इसका जो है न, एक हो गया। फिर आगे चलते हैं पठती इति में जो इति था वो अव्यय है, दो। फिर दूसरी लाइन में न, फिर तीसरी लाइन में च धन अपि, च यानी और अपि यानी भी, ये दोनों भी क्या हैं, अव्यपद हैं। उसके बाद में थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में एक तो है एव, एक है अत्र। क्या है साथियों, एव, अत्र, और एक जो सबसे नीचे लिखा हुआ है यथा। क्या, यथा। तो ये इतने अव्यय हैं। गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इतने ही है ना। न, इति, न, च, अपि, एव, अत्र, यथा, और एक और बच गया देखो तथा। एक और बच गया था ना, तथा। तो ये कितने अव्यय हो गए कुल हमारे, 9 अव्यय। तो प्रश्न में देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि श्लोके अस्मिन् कति अव्यपदानि सन्ति। तो इसमें कितने अव्यय थे, गिन के आए ना अपन अभी। तो इसमें जो अव्यय थे, अव्ययों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित। साह माम रक्षति, सा माम रक्षति वाच्य परिवर्तनम करो। तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है हमें। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है साथियों, यदि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी प्रथमा यानी पहली विभक्ति, तो उसमें तो कर देते हैं हम तृतीया विभक्ति। ठीक है। और बीच में जो कर्म होता है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उस कर्म को हम बदल करके प्रथमा विभक्ति में कर देते हैं। धातु जो हमारी होती है वो आत्मनेपद में यदि धातु है तो परस्मै पद में बदलनी पड़ती है, और परस्मै पदी यदि धातु हमें तो आत्मनेपद में बदलना होता है उसको। तो देखते हैं इस जो प्रश्न हमारे से पूछा गया है सा माम रक्षति, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है तया माम रक्षते, तया अहम रक्षे, तया अहम रक्षन्ते, और सा अहम रक्षे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तया अहम रक्षे। सा देखो, सा का अर्थ होता है वह, और ये सर्वनाम शब्द है, तत् शब्द से बना है। स्त्रीलिंग में इसके शब्द चलते हैं सा, ते, ता। ठीक है। तो सा की तृतीय विभक्ति का एक वचन बना साथियों तया। माम, माम ये अस्मद शब्द है, सर्वनाम शब्द है अस्मद, उसके द्वितीय विभक्ति का एक वचन है माम।
तो मैंने बताया कि वाच्य परिवर्तन करेंगे, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी तो उसे हम प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे। और अष्टमद शब्द की प्रथमा का जो एक वचन बनता है वो होता है अहम। और धातु हमारी जो रक्ष धातु थी वो थी प्रश्मयपदी धातु। इस प्रश्मयपदी धातु को हमने किस धातु में चेंज कर दिया, किस पद में चेंज कर दिया, आत्मनेपद में। और रक्षति से क्या बना, रक्षे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तया अहम रक्षे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, रत्नावली ग्रंथकार कह। रत्नावली का लेखक या ग्रंथ या रचने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है जयदेव, ऑप्शन नंबर सी है मुरारी और ऑप्शन नंबर ड है हमारा बाणभट्ट। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। हर्ष रत्नावली एक नाटक है और रचित की हर्षवर्धन के द्वारा रचा हुआ है। इसके अलावा भी हर्षवर्धन की 2 रचनाएं और हैं। एक तो है प्रियदर्शिका, याद रखना आप, एक तो है प्रियदर्शिका और एक दूसरी रचना और है वो है नागानंद। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हो गई, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है साथियों, देखते हैं हम दूसरे कवि हैं जयदेव। जयदेव की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जयदेव की भी 2 रचनाएं हैं, एक है गीत गोविंद, एक है गीत गोविंद और दूसरी जो इनकी रचना है वो है रति मंजरी। ठीक है साथियों, तो जयदेव की भी रचनाएं हमारी 2 हमने रचनाएं देखी, पहली है गीत गोविंद और दूसरी है रति मंजरी। हमारे जो अगले जो कवि हैं बाणभट्ट की भी रचनाओं के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो हैं 2। एक तो देखो इन्होंने लिखी हर्षचरितम, और दूसरी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वो है कादम्बरी। तो ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ इसका जो प्रश्न का जो राइट आंसर था कि रत्नावली जो रचना है वो किसके द्वारा रची गई, तो हर्षवर्धन के द्वारा। साथ में हमने चर्चा की जयदेव की भी 2 रचनाएं हैं, गीत गोविंद, रति मंजरी, और अंत में हमने बाणभट्ट की भी 2 रचनाओं की चर्चा की, हर्षचरितम और कादम्बरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2 इत्यस्य नपुंसकलिंगे किम रूपम। 2 का नपुंसकलिंग में क्या रूप बनेगा। तो ये संख्यावाची शब्द है और इस संख्यावाची शब्द का जो इस नपुंसकलिंग में जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन एक बार। ऑप्शन नंबर ए है द्वे, ऑप्शन नंबर ब है द्वौ, ऑप्शन नंबर स है द्वा और ऑप्शन नंबर द है द्वि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा द्वे, ऑप्शन नंबर ए, कि नपुंसकलिंग में 2 का क्या बनेगा, द्वे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अब देखो हमारे सामने टाइम दिया गया है, वैसे गणितीय भाषा में लिख के कि 4 बजे की। अहम यानी मैं, प्रातः यानी प्रातःकाल, उत्तिष्ठामि यानी उठता हूँ, यानी कि मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ। रिक्त स्थानम पूरे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो देखो साथियों सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि बजने को क्या कहते हैं। देखो समय जैसे बजना, ठीक है, बजना या बजे, तो इसको देखो यदि सीधी बात में बात करें तो बजने को हम 2 तरीके से कहते हैं। यदि हमारे सामने समय केवल सीधा लिखा हुआ, यदि हमारे सामने केवल इतना समय लिखा होता तो इस समय को हम बजने को क्या कहते, वादनम। ठीक है साथियों, इसको कहते हैं हम वादनम। लेकिन हमारे सामने ये नहीं दिया हुआ है, हमारे सामने पूरा वाक्य दिया हुआ है, और वाक्य जब हमारे सामने दिया होता है उसमें यदि हमें समय बताना होता है तो वाक्य प्रयोग में बजने को हम कहते हैं वादने। क्या कहते हैं, वादने। तो एक बात तो ये समझ में आ गई आपके कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा वादने वाला। ठीक है, यदि समय सीधा दिया हुआ होता तो हम वादनम लिखते, और वाक्य में यदि प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे वादने। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अब 4 को क्या कहते हैं, चतुः। क्या कहते हैं समय में, 4 को कहते हैं संस्कृत में चतुः। और चतुः के देखो विसर्ग आता है,
चतुर शब्द है, विसर्ग युक्त शब्द है। विसर्ग के स्थान पे रे आ जाएगा और रे चला जाएगा ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चतुर्वादने। ऑप्शन नंबर ब है हमारा चतुर्वादनम। ऑप्शन नंबर स है चतुर्निमेष है। और ऑप्शन नंबर ड है हमारा चत्वारी वादनम। देखो निमेष जो शब्द आया है वो निमेष शब्द हम मिनट के लिए प्रयोग में लेते हैं। किसके लिए प्रयोग में लेते हैं? मिनट शब्द को हम मिनट शब्द के लिए निमेष को प्रयोग में लेते हैं। उसके अलावा यदि हमें सेकंड पूछा जाए कि सेकंड को क्या कहेंगे, तो सेकंड को कहेंगे हम क्षणम। क्या कहेंगे? क्षणम। ये दूसरे शब्दों में बात करें तो इसको कहेंगे हम पलम। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों हमारा वो होगा चतुर्वादने, ऑप्शन नंबर ए। अब चतुर्वादनम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे सामने वाक्य दिया हुआ था पूरा। यदि केवल 4 बजे लिख कर के छोड़ देता और कुछ नहीं लिखता वाक्य में, तब हम क्या बताते टाइम? चतुर्वादनम। लेकिन हमारे सामने पूरा वाक्य दिया हुआ है और वाक्य प्रयोग में बचने के लिए हम वादने शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हरि ऊपरी ऊपरी लोके उचित कारक युक्त शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यते। यानी कि कारक शब्द का प्रयोग हमें करना है यहाँ उचित का। अब देखो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि ऊपरी ऊपरी ये शब्द है और कोष्ठक में हमें दिया हुआ है लोके, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? यदि हम बात करें सीधी कर्म कारक की, कर्म कारक में बहुत सी उपपद विभक्तियां हैं। इन उपपद विभक्तियों में एक है ऊपरी ऊपरी, एक है ऊपरी ऊपरी, एक है अधि अधि। ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर, एक है अधि अधि, अधि अधि मतलब पास। एक है अधय अधय। क्या है साथियों? एक है अधय अधय, अधय यानी नीचे। ठीक है साथियों, अधय अधय यानी नीचे। तो मैंने बताया कि ऊपरी ऊपरी में कर्म कारक के उपपद विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो लोक शब्द का हमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर एक है लोकः, ऑप्शन नंबर ब है लोकः, ऑप्शन नंबर स है लोकेन और ऑप्शन नंबर ड है लोकम। तो साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द लोकम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना आप। द्वितीय विभक्ति में और भी बहुत सारी उपपद विभक्तियां हैं, जैसे हम यहाँ चर्चा करें उनके बारे में थोड़े थोड़े। एक विभक्ति है, उपपद विभक्ति है अभितय, एक है परितय, एक है समयः, एक निक्षा, एक है हा, एक है धिक। इधर लिख दें उभयतः। तो ये सभी जो हैं वो उपपद विभक्तियां हैं और ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आती है। यानी कि इन शब्दों के साथ में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो द्वितीय विभक्ति से युक्त होते हैं। ठीक है साथियों, तो लोक शब्द, इस प्रश्न का जो हमें राइट आंसर करना था वो था कि ऊपरी ऊपरी के योग में उपपद विभक्ति जो है द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति का जो लोक शब्द से बनेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन का लोकम। तो इसका राइट आंसर हो गया लोकम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इदम शब्द स्त्रीलिंग रूपे प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। कि इदम शब्द है, इदम शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इदम शब्द है और कैसा शब्द बताना है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताना है। सबसे पहले इदम शब्द की बात करें तो इदम शब्द एक सर्वनाम शब्द है और इसके तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। हमारे से पूछा गया है स्त्रीलिंग के प्रथमा का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में इसके प्रथमा विभक्ति के जो रूप बनेंगे, एक वचन में बनेगा इयम, द्विवचन में बनेगा इमे और बहुवचन में बनेगा इमहा। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब इमहा। यदि इदम शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति की भी हम थोड़ी सी बात कर लें तो प्रथमा विभक्ति में जो शब्द रूप बनते हैं वो बनते हैं अयम, अयम, इमो, इमेह। ठीक है साथियों,
यदि इदम शब्द नपुंसक लिंग के भी प्रथमा विभक्ति की हम बात करें तो इनमें जो शब्द रूप बनेंगे नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में इदम, द्विवचन में बनेगा इमे और बहुवचन में बनेगा इमानी। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था हमारा वो था इमह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है लभ धातु 28 लभ धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम भविष्यति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान देना। लभ धातु लोट लकार का, लट का नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है लोट लकार का, और मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप पूछा है। क्या होगा बताओ? प्रश्न पूछ रहा है कि लभ धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? भविष्यति यानी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लभताम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लभेथाम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एलभत, और ऑप्शन नंबर द है हमारा एलभंत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लभेथाम। लभ धातु लोट लकार की यदि साथियों हम बात करें तो इसके जो शब्द रूप चलते हैं वो चलते हैं लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभा वहे, लभा महे। तो साथियों जो लोट लकार का जो मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप बना वो बना लभेथाम। कमेंट करके बताना साथियों कि विधिर्लिंग लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अति सुंदरम नीलम अंबरम अस्ति। अति सुंदरम नीलम अंबरम अस्ति अत्र विशेष्य पदम किम। यानी कि यहाँ विशेष्य पद पूछा गया है हमारे से। विशेषण और विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, यानी इससे कुछ विशेष है ये। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है अति सुंदरम नीलम अंबरम अस्ति, यानी कि बहुत सुंदर, अति यानी बहुत सुंदर, अति सुंदर यानी बहुत सुंदर, नीलम अंबरम अस्ति यानी कि नीला आकाश है। इसमें विशेष्य पद क्या होगा? तो साथियों देखो बात करें, ऑप्शन नंबर ए है अति सुंदर, ऑप्शन नंबर बी है नीलम, ऑप्शन नंबर सी है अंबरम, और ऑप्शन नंबर द है अस्ति। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर द की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर द की बात करें हम अस्ति क्या है? अस्ति है अस धातु से बना हुआ है, क्रियापद है। कैसा पद है? क्रियापद है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अंबरम, अंबरम यानी आकाश, यानी कि इसी की तो विशेषता बताई हुई, इसी की तो विशेषता पूछी गई हमारे से। तो अंबरम का अर्थ क्या होता है? आकाश। यदि ऑप्शन नंबर बी की यदि हम बात करते हैं नीलम, इसमें विशेष्य पद हमारे से पूछा गया साथियों। तो नीलम यानी नीला। अब देखो नीला, काला, पीला, ये जितने भी रंग होते हैं वो क्या होते हैं? सारे विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। तो ये विशेष्य नहीं हो सकता। अति क्या है हमारा? अति एक अव्ययपद भी है। क्या है? अव्ययपद। सुंदर है, सुंदर क्या है हमारा? सुंदर भी हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है साथियों, तो सुंदर हमारा क्या हुआ? विशेषण। अब इसमें हमारे से विशेष्य पद पूछा गया है, तो विशेष्य पद जो होता है इसमें जो होगा वो होगा अंबरम। एक बात और ध्यान रखना साथियों, यदि पूछा जाए परीक्षा में कि उपमान उपमेय, उपमान उपमेय या फिर विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, इन शब्दों से युक्त पदों में कौन सा समास होता है? तो उसमें जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, कि इसमें उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य युक्त पदों में जो समास होता है उस समास को क्या कहते हैं हम? कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में हमें पूछा गया है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से आप इसका उत्तर देंगे। ईषत् स्पष्ट वर्ण अस्ति, ईषत् स्पष्ट वर्ण अस्ति।
अब देखो इसमें यदि ईषत् स्पष्ट की पहले बात करें कि ईषत् स्पष्ट क्या है, तो यदि बात करें कि वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से दो यत्नों में बांटा गया है। कितने यत्नों में बांटा गया है? 2 यत्नों में बांटा गया है। उन यत्नों के क्या क्या नाम हैं? तो पहला जो है वो है आभ्यंतर। कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं। कितने होते हैं? आभ्यंतर यत्न होते हैं 5। दूसरा जो हमारा यत्न है बाह्यंतर। कौन सा यत्न है साथियों? बाह्यंतर। दूसरा हमारा यत्न है बाह्यंतर। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। ठीक है। अब जो पहले हमने आभ्यंतर यत्न की चर्चा की, उन आभ्यंतर यत्नों के यदि हम 5 भागों को देखें तो पहला जो होता है वो होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट। तीसरा जो भाग होता है वो होता है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत। चौथा जो भाग होता है वो होता है विवृत। और 5वां जो भाग होता है वो होता है संवृत। ठीक है साथियों। अब इन 5 में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, यदि स्पष्ट की बात करें तो इसमें क से लेकर के मैं तक के जो 25 स्पर्श वर्ण हैं वो स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ईषत् स्पष्ट की बात करें अपन, सेकंड नंबर जो हमारा है, ईषत् स्पष्ट में हमारे जो आते हैं अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं हमारे य, र, व, ल। या इनका सही क्रम जो होगा वो होगा य, व, र और ल। ईषत् विवृत के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं ऊष्म वर्ण हमारे। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण हो गया से और है, या इनको हम शल प्रत्याहार भी कहते हैं। विवृत के अंतर्गत आते हैं हमारे 9 जो होते हैं स्वर। विवृत के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे 9 स्वर। और संवृत के अंतर्गत जो आता है वो एक आता है छोटा स्वर ए। ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या पूछा हुआ हमारे से? प्रश्न में पूछा गया है कि ईषत् स्पष्ट। तो हमने देखा कि ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं हमारे यण प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहारों में क्या क्या आ गया? ये हो गया, वह हो गया, र हो गया और ल हो गया। ये 4 हो गए जिनको हम कहते हैं यण प्रत्याहार, या इन्हीं को हम कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। तो ठीक है साथियों। अब देखो, इनमें जो ईषत् स्पष्ट है वो कौन सा है? तो ईषत् स्पष्ट वो है जो है ये। यदि बात करें से की, तो से कौन सा हो गया? से किस में आएगा? तो से आएगा सल प्रत्याहार, बताया था ना अभी मैंने आपको। सल प्रत्याहार आएगा ईषत् विवृत में। ईषत् विवृत में। ई जो है, ई वाले जो सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर किस में आते हैं? विवृत में आते हैं। ठीक है। और जो क है, क यानी स्पर्श, और स्पर्श वाला कौन सा था? स्पृष्ट, यानी कैसे मैं तक जो थे वो किस में आएंगे? स्पष्ट में। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है हमारी इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और पहले वाले भी जो हमारे 2 वीडियो हैं उनकी भी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप ज़रूर एक बार देखें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, PDF प्राप्त करें। आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।